गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग और फीचर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस में हमें क्या पता चलता है? तो इम्पोर्टेंस में हमें ये पता चलता है कि क्यों हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी है, उसके बारे में हमें जानना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। यही चीज़ आज हमें पढ़नी है। ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन है, तो फ़ैन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? वो हमें हवा देता है, गर्मी से हमें बचाता है। इसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें ये जानना होगा कि अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट समझ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट जानने से हमारा बिज़नेस कितना ग्रो कर सकता है और कितना ग्रो नहीं कर सकता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जो हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस एनवायरनमेंट को जानने से ही हमें पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस को कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करेंगी। ठीक है। तो ये इसी सिलसिले में हम लोग आज इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिज़नेस एनवायरनमेंट देखेंगे कि आखिर हम क्यों बिज़नेस एनवायरनमेंट को जानें। आपको बस एक चीज़ सोचना है, और वो ये सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट को जानने के लिए, यानी कि क्यों जानेंगे उसे, यही चीज़ आज हमें पढ़ना है। आप एक अपने आप को बिजनेसमैन मानिए, और फिर मैं जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप इंटरलिंक करिए कि किस लिए आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट है इसमें। जैसे तो पहला पॉइंट है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्म को अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जानते हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है फर्म की अपॉर्चुनिटीज़ को जानने में। ठीक है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में आपको फ़ायदा होगा अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं तो। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस क्या है, ये हम समझ लेते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वो आप लोग पढ़ोगे। मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। तो अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप ढूंढोगे, आप ये देखोगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बिज़नेस करो तो आपको पैसा ज़्यादा मिल सके। ठीक है। आप अपने लोकेलिटी में देखोगे, फिर अपने पूरे मार्केट में पूरा मार्केट को सर्च करोगे कि इसमें कौन सा ऐसा बिज़नेस हम करें जहाँ पे हमें फ़ायदा हो सके। ठीक। इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे, नेशनल लेवल पे देखोगे, स्टेट लेवल पे देखोगे कि कौन सी चीज़, कौन सा ऐसा बिज़नेस मार्केट में हम इस्टेब्लिश करें जिससे हमें फ़ायदा हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वो हो गई अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि किस एरिया में आपको इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ ढूंढना, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना कि आखिर हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो होता है जैसे कि कोई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई अभी तक गया ही नहीं है, आप उसे ढूंढ करके आप उसमें चले जाते हो, तो ऑब्वियस है कि आपको उसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे आपको ये पता है कि पहले चैटिंग इतना इजी नहीं था, पहले एसएमएस किया करते थे लोग। व्हाट्सएप ने देखा कि अगर हम ऑनलाइन चैटिंग बना दें, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे दें मोबाइल में, तो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से एक चैटिंग का एक पूरा ऐप बनाया, यानी कि जिसे आप लोग जानते ही हैं, व्हाट्सएप। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इनकैश कर लिया उसे, यानी कि इस एडवांटेजेस को उन्होंने इनकैश कर लिया, मार्केट में उतर गए और सीधा सीधा लोग क्या करने लगे, उसका यूज़ करके चैटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने।
अब ये हो गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि फिर यही देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए फेसबुक ने भी लॉन्च किया, लेकिन फेसबुक का इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसे आप मैसेंजर कहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चैटिंग कंपनीज आई, क्योंकि व्हाट्सएप पहले ही आ चुकी थी, तो व्हाट्सएप ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। जो इम्पैक्ट व्हाट्सएप ने डाला वो फेसबुक मैसेंजर वगैरह ने नहीं डाला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक एग्जांपल और लेते हैं। 4G सेक्टर में 4G सेक्टर में कोई भी कंपनीज अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जियो ने क्या किया? तुरंत मार्केट में उतर करके 4G को अच्छी तरीके से लॉन्च कर दिया और सभी को प्रोवाइड भी कर दिया। उसके बाद फिर और भी कंपनीज की आंखें खुली कि हमें भी क्या करना चाहिए, 4G अच्छी तरीके से लॉन्च करना चाहिए और क्या कहते हैं, सस्ते में थोड़ा लॉन्च करना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जियो ने क्या किया? सारा का सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लोगे, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले लोगे। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा पहला पॉइंट जो हमारा था, enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. नेक्स्ट है helps the firm to identify threats and early warning signal. अब ये अगर आप बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट को देखोगे, क्योंकि मैंने दो फैक्टर्स इसमें आप लोगों को बताए थे, एक इंटरनल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर जा करके देखो, तब उससे आपको ये पता चलेगा थोड़ा बहुत कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर अगर आप जानते हो सारे के सारे फैक्टर्स, तो उससे आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि आप मार्केट में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए थ्रेट बनती चली जा रही है, यानी कि डर एक बना रही है आपके मन में, और आपके लिए वार्निंग सिग्नल है, आपके बिजनेस के लिए वार्निंग सिग्नल है कि भैया आप इस फील्ड में काम मत करो। जैसे आपने देखा था कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करती थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी, सॉरी ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करती थी। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी जब चलती थी तो क्या कर वो टीवी चलते चलते फिर क्या हुआ कि थोड़े कलर इमेजेस आने शुरू हुए, यानी कि कलर फोटोग्राफी हुई। तो धीरे धीरे ये शुरू हुआ कि अब कलर टीवी भी आएगी। तो आपने देखा होगा कि एक पहले कंपनी आया करती थी, BPL वगैरह कंपनी हुआ करती थी, वीडियोकॉन, और ये सारी पुरानी कंपनीज हैं। ये ब्लैक एंड वाइट टीवी लेकर के आती थी, ओनिडा। फिर जब इन्होंने देखा कि अरे कलर्ड आने आना शुरू हुआ, तो अब इन्होंने थोड़ा चेंज करना शुरू किया कि हाँ अब हमें कलर भी लाना चाहिए। अगर वो अभी भी ब्लैक एंड वाइट लेकर के आते तो क्या उनकी टीवी की अभी भी डिमांड होती मार्केट में? वो तो कंपनी डूब चुकी होती। तो ये थ्रेट और वार्निंग सिग्नल्स थे कि भैया आप कलर चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। तो ये वार्निंग सिग्नल्स थे उनके लिए कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कीजिए और नई नई चीज़ लेकर के आइए, कलर लेकर के आइए। तब वो धीरे धीरे कलर टीवीज लेकर के आना शुरू किए। इसको हम कहते हैं हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसमें और भी डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी और इसको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पहले स्कूटर्स आया करते थे, आते थे, तब बाइक भी आया करती थी। तो स्कूटर में एक कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था और वो थी बजाज। ठीक है, अब बजाज कंपनी क्या करती थी कि धीरे धीरे वो बजाज चेतक और इस टाइप से बहुत सारे स्कूटर के मॉडल लेकर के आई वो। तो उसे ये लगा कि धीरे धीरे जब बाइक की कंपनीज क्या कर रही है, मार्केट में हावी हो रही हैं, तो स्कूटर की थोड़ी थोड़ी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन स्कूटर्स को का प्रोडक्शन उन्होंने कम करना शुरू किया, और वो भी धीरे धीरे क्या करने लगे, बाइक की तरफ आने लगे। ठीक है, और बाइक की तरफ आते हुए उन्होंने क्या किया कि बजाज के ही डिस्कवर वगैरह बाइक्स लॉन्च किया। ठीक है, और स्कूटर को धीरे धीरे क्या कर दिया, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं हो रही थी। और अगर अभी भी वो स्कूटर को प्रोड्यूस कर रहे होते तो इस समय डिमांड थी नहीं, तो वो एक तरीके से ह्यूज लॉस में रन करते, और जिसकी वजह से क्या होता, कंपनी को शट करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेल्प्स दी फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। उनको ये पता चल गया, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ही देखा ना उन्होंने कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोगों की जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो बदल रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसमें चेंज कर दिया।
तभी तो वो लेकर के आए। तो यही पॉइंट है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। सब अर्ली वार्निंग सिग्नल था। जब धीरे 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 बैचेस बाइक्स उनको मिल रही थी, बाइक्स की डिमांड हो रही थी और स्कूटर की डिमांड कम हो रही थी, तो वो सभी क्या था, अर्ली सिग्नल था। यहाँ पे आपकी जो बुक में दिया हुआ है, ये मारुति उद्योग दिया हुआ है। मारुति उद्योग का एग्जांपल दिया हुआ है। मारुति उद्योग का मतलब ये कि मारुति उद्योग ने क्या किया कि मारुति उद्योग को भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलने लगे। कैसे कि फॉरेन कंपनीज क्या होने लगी, कंपनीज इस्टेब्लिश होने लगी, यहाँ पर आने लगी। ठीक है, अब फॉरेन कंपनीज जब मार्केट में आने लगी तो क्या हो रहा था कि धीरे 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 कंपनीज कार वगैरह अपना लेकर के आ रही थी। तो मारुति ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर कर लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई तेज़ी से करनी पड़ेगी। क्योंकि मारुति पहले क्या करती थी कि सप्लाई बड़ा देर देर में करती थी, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी डिमांड तो रहती थी, लेकिन सप्लाई बहुत लेट में करती थी। 6-6 महीने पहले से ही ऑर्डर बुक करना पड़ता था। ठीक है, बुकिंग करनी पड़ती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अब अगर हम सप्लाई अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये मार्केट का फॉरेन कंपनीज जितनी भी हैं, कार्ल बेंज वगैरह, ये जितनी भी हैं, ये सभी क्या करेंगी, कैप्चर कर लेंगी मार्केट को। तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई कर तेज कर दिया। तो उन्होंने ये चीज़ कैसे उनको पता चली, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने पे ही पता चला उन्हें। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन टाइपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज को असेंबल करने में, टाइपिंग करने में भी ये हेल्प करा है इसने। इसमें भी वही एग्जांपल दिया जो अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करते थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ कि उसको चेंज करते हुए कलर टीवी आई, फिर एलईडी आई, फिर इस टाइप से वो चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन की टीवी आई, है ना। तो इसमें यही है कि बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। यानी कि डिमांड के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि वो चीज़ वो सप्लाई करें जो जिसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए घबराना नहीं है, एग्जाम्पल आपका दोनों तीनों में सेट हो सकता है, कहीं पे भी सेट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर ये कहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलता हूँ, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरफ और हेल्प करता है कि जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, या इकोनॉमी में या बिजनेस में, जो भी रैपिडली चेंज कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये सभी आपस में जो चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई मार्केट में, तो क्या आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से ही काम करोगे? आप भी क्या करोगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि रैपिडली चेंज करोगे, अपने अंदर आप चेंज करना शुरू कर दोगे। अभी जैसे पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट ने कुछ अलग पॉलिसीज़ बना दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। प्राइसेस में आपको उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो इनके कहने का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चेंज करते हो तो इसका मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से आप बखूबी अवेयर हो रहे हो, आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। चेंज नहीं कर रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। आई बात यहाँ पे भी वही चीज़ जो भी मैंने थोड़ा बहुत ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और पॉलिसी आप उसी हिसाब से बनाओगे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। आपने एनवायरनमेंट को जज किया, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि नई मशीन लाओगे। ठीक है, आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, टैक्स रेट चेंज करने जा रही है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ पॉलिसीज़ बनाओगे। या आपने देखा कि आप जब भी उधार वगैरह कुछ मार्केट में देते हो, माल उधार पे बेचते हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान हो रहा है, तो आप नई नई पॉलिसीज़ उसके लिए भी बना लोगे कि भैया अब हम उधार ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक, कि आप पॉलिसीज़ बनाना शुरू करोगे, फ्यूचर की प्लानिंग भी उसी हिसाब से करोगे, किस हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। और बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप स्कैन करते हो तो आप दो ही चीज़ें स्कैन करते हो, क्या, एक तो इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, वो होते हैं जो आपकी बिजनेस की बाउंड्री के अंदर होते हैं।
और एक्सटर्नल फैक्टर जो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ बिजनेस होते हैं। जैसे अब जैसे टेक आपकी लेबर्स हैं, लेबर्स लेबर्स आपके अंदर के ही है, आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ठीक है, ये सब आपकी इंटरनल है ना। या आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, अब आप एक्सटर्नल को देखिए। एक्सटर्नल में आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं और लॉ है, ठीक है, लीगल लीगल जिसे हम लोग कहते हैं, और लीगल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी के बारे में है ना, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी होता है। तो ये सब एक्सटर्नल में आ जाएगा और अभी हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये समझना है कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। बेसिक जो अंदर अंदर के लिए बिजनेस के अंदर अंदर जो अफेक्ट करते हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटरनल। और जितना बाहर की चीज़ें जो अफेक्ट कर रही हैं आपको आपके बिजनेस को, वो सभी हो जाएगी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक पॉइंट और है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जज कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट काम करोगे। और जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपकी जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ऑब्वियस है कि वो इम्प्रूव होगी, चेंज होगी। आपका बिजनेस क्या होगा, अच्छी तरीके से रन करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस में। अब यहाँ पे इन्होंने डायमेंशंस बताया है। डायमेंशंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे कि वेरियस डायमेंशंस कौन कौन से हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक दो बार और आप इसको देख लेंगे, पूरा का पूरा वीडियो आप एक दो बार देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। और कई बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी एक दो बार तीन बार देखिए, और आप एक बार रीड कीजिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी आप रीड कीजिए, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो चीज़ मैंने बताई है। अगर आप नहीं रीड करते हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।